नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक यादव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा जिले के देवघर में 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए डेयरी परिसर को देश को समर्पित किया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। इन परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत आवासीय और कृषि भूमि के सौंपे कागजात। कोविड की चौथी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए शासन ने लखनऊ सहित 7 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश। और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोधर में मंगलवार को 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बनास डेयरी के नए परिसर का निरीक्षण भी किया। इस डेयरी के नए परिसर की लागत तकरीबन 600 करोड़ रुपए है। नए संयंत्र में रोजाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन संघनित दूध यानी खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन भी होगा। यही नहीं, यहां कई टन मक्खन का उत्पादन भी किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के साथ बनासकांठा में आलू का भी उत्पादन काफी ज्यादा होता है। इसी के मद्देनजर यहां पहली बार बनासकांठा डेयरी के अंदर आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी लगाया गया है, जो किसानों से आलू खरीदेगा और आलू से बनने वाले विभिन्न उत्पादों का भी निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने खिमना, रतनपुरा, भीलड़ी, राधनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के 4 गोबर संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी के इतिहास पर विकास यात्रा को समेटते हुए एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलू प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया और वहां उत्पादित अंतिम उत्पादों को देखा। प्रधानमंत्री ने डेयरी प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट लेआउट और डेयरी प्लांट बनाने वाली विभिन्न इकाइयों के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं गुजरात के बनासकांठा में जिले के देवघर में नई डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे कई गुना खुशी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमारी पारंपरिक ताकत से भविष्य के निर्माण का उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 52 वर्ष पहले से विस्थापित 63 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्वास के लिए कृषि भूमि के साथ ही आवासीय पट्टे प्रदान किए।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए। 53 वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए बंगाली हिंदुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात जिले के महेंद्र नगर में बसाने की व्यवस्था की है। इन सभी परिवारों को आवास के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृषि योग्य 2-2 एकड़ जमीन भी दी गई है, जिससे इनका जीवन निर्वाह हो सके। ये सभी 63 परिवार 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे थे। इस अवसर पर 63 हिंदू बंगाली परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां के वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे। लेकिन भारत ने 2-2 हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। आज जो 63 परिवार के लिए हम यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे उपस्थित कराया है, हमें यहाँ बुलाया है। हम अपना मुख्यमंत्री बाबा जोगी जी के बहुत आभारी और शतकोटि प्रणाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोन और रेंज स्तर के पुलिस अधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आगामी ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। अराजकता और अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटों के भीतर अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठित जनों के साथ संपर्क बनाएं। बिना अनुमति के प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस या शोभा यात्रा और धार्मिक यात्रा को निकालने की मंजूरी न दी जाए। इस अवसर पर लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में बालिका उत्पीड़न प्रकरण पर गंभीर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जिले के डीएम और एसपी को जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले सेना प्रमुख होंगे। पांडे सेना के वर्तमान उप प्रमुख हैं और वो जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे जो इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेना प्रमुख बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। इस पद पर अब तक इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी के अधिकारी नियुक्त होते रहे हैं। शामली के कैराना में हिंदू और मुस्लिम एकता की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बालाजी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा करके एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। जब देश में कई जगह इन यात्राओं को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, तब कैराना ने एक नई मिसाल पेश की है। कैराना की जामा मस्जिद पर बालाजी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। लोगों को पानी की बोतलें भेंट की गईं। इस अवसर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों द्वारा किया गया। पुष्प वर्षा है,
जो लोग थक गए हैं उनके लिए पानी की बोतलों का इंतज़ाम है। और जो आसपास में या जगह जगह पे शोभा यात्रा है, पथराव वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कैराना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी भाईचारा कायम है और हिंदुओं के इस पर्व पे मुस्लिमों द्वारा सेवा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। कभी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब एकता से और प्यार से रहे, कोई समस्या नहीं है, सब अपने भाई हैं। यहाँ से जब भी यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों ने सबने फूल बरसाए और दिल से इनका वेलकम किया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगरा में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित सभी संरक्षित स्मारकों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने स्मारकों को देखा। वहीं आगरा किले पर भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यटकों का तिलक कर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर बैंड बाजों की धुनों पर जमकर नृत्य भी हुआ। फतेहपुर सीकरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि विश्व धरोहर दिवस पर स्मारकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए जिससे पर्यटक आनंदित होकर यहां से जाएं, इस विषय पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगरा के ताज व्यू पॉइंट को भी विकसित किया जाएगा। जो विश्व धरोहर दिवस होता है, किस तरह से धरोहरों का संरक्षण किया जाए, किस तरह से जो पर्यटक हैं वो आनंदित होकर पुनः अपने स्थान पर जाएं और एक बार और उसी स्थान के ऊपर देखने के लिए लोग, इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा की गई, विमर्श किया गया। और आगरा बियॉन्ड ताज के ऊपर भी वार्ता हुई। हमारे यहाँ पे बियर रेस्क्यू पार्क है, सरोवर है, गिरनाथ जी है, बल्केश्वर है, कैलाश महादेव है, पृथ्वीनाथ महादेव है, राजेश्वर महादेव है, रावली महादेव है, गुरु का ताल गुरुद्वारा है, उसके अतिरिक्त 4 गुरुद्वारे और हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे हेरिटेज स्थल हैं। तो ताज के अतिरिक्त यदि हम कुछ विकसित करेंगे, जैसे 2 एडीएन पॉइंट विकसित किए हैं, एक ताज व्यू पॉइंट और दूसरा आगरा चौपाटी, तो न केवल पर्यटक रात्रि में यहाँ रुकेगा, अभी तो वो यहाँ के लिए रोजगार भी प्रदान करने का एक साधन बने। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, हमें इसलिए मनाना चाहिए जो हमारे पुराने महान राजाओं ने हमारी जो धरोहर बचा के रखी है, हमें इसे बचा के रखना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए। हमें आगे हमारी जनरेशन या हमारी किसी भी पीढ़ी को बता सके कि ऐसे ऐसा हमारे महाराजा राजाओं ने हमारे लिए धरोहर बनाई थी। उसके उपलक्ष्य में पूरे आगरा में काफ़ी हर जगह हर मॉन्यूमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री हो रही है। हम कल ही प्रयागराज से आए हैं, वहाँ से हमने सबसे पहले रखा था कि हमने ताजमहल घूमना है। ताजमहल हमने कल घूमा, फिर उसके बाद आज सुबह ही न्यूज़ देखा कि आज सारे मॉन्यूमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बुंदेलखंड के चित्रकूट में वहां की सभ्यता, इतिहास, संस्कृति और घटनाओं को जीवित रखने के उद्देश्य से कल विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में आयोजित विश्व धरोहर दिवस में ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें कालजयी कलिंजर दुर्ग का ब्रोशर विमोचित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी याद रखे, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाने जरूरी हैं। इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ने कहा कि नई पीढ़ी और छात्र इस प्रदर्शनी में रुचि लेते हैं। इस अवसर पर प्रतिभागी कई छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। स्मारक अधिक एक हमारी हेरिटेज अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, हेरिटेज के प्रति हम लोगों का लगाव हो, हम लोगों में जागरूकता हो, इस उद्देश्य के साथ हम लोग निकले हैं। साथ ही साथ एक विश्वदाय हमारे यहाँ पर क्या क्या देश में है उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सारे जितने विश्वदाय स्मारक भारतवर्ष में 40 स्मारक हैं, तो उनमें की हम फोटो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा रहे हैं जो 3 दिनों तक खुली रहेगी सभी विजिटर्स के लिए। इसके अलावा उसका एक और दूसरे खंड में जो बुंदेलखंड क्षेत्र के इतिहास को, यहाँ की विरासत को उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देवरिया के इंदुपुर में तिलक समारोह से लौट रही बोलेरो की बस से आमने सामने भीषण टक्कर हो गई और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कुछ का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। इमरजेंसी पहुंचकर डीएम और एसपी ने घायलों को रेफर कराया। भीषण एक्सीडेंट की सूचना पर एडिशनल एसपी राजेश सोनकर और सीओ रुद्रपुर जिला जीत मौके पर पहुंच गए।
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र भी अस्पताल पहुंच गए। मृतकों में बोलेरो सवार कुशीनगर के रहने वाले शुभम गुप्ता, रामप्रकाश सिंह, वशिष्ठ सिंह, जोगन सिंह, अंकुर पांडे और बस सवार देवरिया निवासी रामानंद मौर्य की मौत हो गई। आधा दर्जन घायलों में 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये गौरी बाजार से रुद्रपुर वाले रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म हैं उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं जिनको हम लोग रेफ़र भी कर रहे हैं और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं उसके लिए हम लोग और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। अभी जो प्राथमिक यही है कि दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई है और भिड़ंत इस प्रकार से हुई है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है। घटना के और कारणों का जैसे विश्लेषण होगा, एविडेंस होगी, फॉरेंसिक एविडेंस होगी, उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। जागरूकता माह का शुभारंभ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब लोग यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद गाड़ी न चलाएं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, जिसे हर हालत में हमें करना चाहिए। विभाग द्वारा एक रैली इलेक्ट्रिक रिक्शा की निकाली गई है, जिनके माध्यम से ये संदेश माइक द्वारा विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जाएगा। उसके साथ ही ट्रैफिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे एक तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और उसके बाद जो बार बार किसी प्रकार के नियम वायलेट करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। तो इस तरीके से थोड़ा संदेश दिया जाएगा और ट्रैफिक नियमों का प्रवर्तन अच्छे से करेंगे। हमारे प्रिंसिपल ने और बाकी सभी सदस्यों ने हमें ये समझाया कि हमें हमेशा अपने सेफ्टी रूल्स के बारे में बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए, सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रोड पे चलते समय बिना लापरवाही करे अपने साथ साथ अपने सामने वाले का भी सोच के चलना चाहिए। ऐसे कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सदस्य, हमारे परिवार कोई भी परेशानी में आ जाए। हम अपने परिवार की एक उम्मीद है, तो इसीलिए हमें हमेशा रोड पर चलते समय अपने बारे में सोच के चलना चाहिए, हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स बने तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बने होंगे हमारे लिए, तो हमें उनका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। भारतीय सेना के वीर जवान सौरभ राणा आतंकवादियों से मोर्चा लेने के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। बरेली इज्जत नगर निवासी शहीद सौरभ राणा श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 राजपूत में तैनात थे। सौरभ राणा 2014 में 9 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। शहीद सौरभ 29 मार्च को लंबी छुट्टी के बाद बरेली से ड्यूटी पर वापस गए थे। 2 दिन पहले सौरभ राणा को गोली लग गई और वीरगति को वो प्राप्त हुए। शहीद सौरभ राणा का पार्थिव शरीर आज सुबह 5 बजे बरेली पहुंचा, जिसे गमगीन माहौल में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, रक्त सूरज चांद्र। 23 राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। उसको कहीं नौकरी मिल जाए जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा, साहब थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं, सब बड़े बच्चा 6.5 साल का है रूपे से सऊदिया और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। बांदा में आज अमर शहीदों की याद में शहीदों को शत शत नमन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के अमर शहीदों के परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। देश के प्रति उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर केपी कृष्ण कुमार, ग्रुप कमांडर एनसीसी मुख्यालय प्रयागराज ने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए।
स्थानीय आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज में 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर द्वारा आयोजित शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर केपी कृष्ण कुमार, ग्रुप कमांडर एनसीसी मुख्यालय प्रयागराज ने जनपद के 17 शहीद जवानों के परिजनों को मंच पर बुलाकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे स्मृति चिन्ह सौंपकर सम्मानित किया। इस शहीदों का शत शत नमन जो प्रोग्राम है, ये हमारी भारत गवर्नमेंट की तरफ से है, जो भारत के कई युद्धों में 1947-48 से लेकर अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, कश्मीर और कारगिल वॉर तक, जो शहीद हुए हैं, जो हर इंडिया के हर कोने पे हैं, इनका नंबर करीब 26,000 है, जिनका नाम वार मेमोरियल में लिखे हैं। और जब इस साल हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम उस शहीदों को याद करेंगे, उनका कुर्बानी को स्पेसिफिकली याद करेंगे और उनका फैमिलीज़ को जाकर मिलेंगे, उनके घर पे जाकर मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया हुआ ये मेमेंटोस जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है इनके लिए, इनको हैंड ओवर करेंगे। मेरी बटालियन का यह सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम को आज मैंने बांदा जिले के शहीदों के परिजनों को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है। ये तकरीबन यहाँ के 17 शहीदों के परिजन थे जो आज यहाँ पे आए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया प्लेग ऑफ ग्रेटिट्यूड्स जो कि खुद प्रधानमंत्री जी ने साइन किया है, ये आज इनको मेरे कमांडर सर द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ये जब इनके पास जाएगा, घर में रखा जाएगा, ये बहुत उनके मनोबल को ऊंचा रखेगा। बहुत ही सम्मानित किया, तो बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कम से कम भूले नहीं है हम लोगों को, याद है हमारे लिए, अभी भी याद कर रहे हैं, बहुत है इतना हमारे लिए। बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जिन्होंने कभी पक्के मकान का सपना नहीं देखा था, उन्हें मकान, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और शौचालय की सुविधा देकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। इन योजनाओं के लाभार्थियों ने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत के सपनों को साकार कर रही है और हमारी आवास की समस्याओं का समाधान कर रही है। जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उस सपने के साकार होते ही लोग दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले छप्पर अप्पर पड़े थे, कच्चे मकान बना था, इधर से छूता था, उधर से छूता था, उसी में बसर कर रहे थे। अब ये आवास मिल गई प्रधानमंत्री से, अब हमको यही लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है और ये आवास मिल गई हमको, और क्या मिलता है। खूब राशन पाता है, खाता है खूब, अब वो तो खुशी है ही है। पहले था तो हमारा कच्चा मकान था, जिससे कि अगर पंखा चालू कर तो ऊपर का जैसे छत का था तो धूल, मतलब कि छप्पर का धूल आता था जिससे आंखों में लगता था। और एक ही कमरे में अब तो 3-4 पाई है, तो पापा भी वहीं पे, मम्मी भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे पढ़ाई करता था, जिससे अगर कुछ भी खटपट होता था तो डिस्टर्ब हो जाता था, कोई बाहर का आता था तो उसी रूम पे आ जाते थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना अच्छा रहने का मकान दिया और काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान की। अब घर मिल गया, राशन मिलता है फ्री महीने में 2 बार, और इससे अच्छा हो क्या है। भदोही जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसके तहत जनपद के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी तथा योग के द्वारा पुरुषों और महिलाओं तथा युवाओं की जांच कर उनका निःशुल्क इलाज किया गया। उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई विभागों के स्टॉल भी यहां लगाए गए। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी स्टॉल लगाकर ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ भदोही के सांसद रमेश बिंद ने किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी संतोष चक सहित कई विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे। ये जो है अमृत महोत्सव पूरे जो है न्याय पंचायत स्तर पर भी चलाया जाए, इससे नज़दीक लोगों को सुविधाएं मिले, और यह बहुत ही अच्छा कदम सरकार का है, और जिससे
लोगों की राहत मिल रही है। लोग आकर के दिखा रहे हैं सरलता से और दवा भी प्राप्त कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यह सरकार की योजना बहुत ही उत्तम है। मैं आया था तो मुझे पता चला यहाँ पे मेला चल रहा है, तो हम मेला देखने चले आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हर अनेकों प्रकार से जो है दुकानें लगी हुई हैं और शायद पंचायती राज से लेकर न्याय पंचायत, उसके बाद हॉस्पिटलिटी लेकर आंगनबाड़ी, सारी सुविधाएं ऐसी लगी हुई हैं। यहाँ तक कि युवाओं के लिए खेलकूद के भी स्टॉल लगा हुआ है और हमारे सांसद जी भी आए, उन्होंने यहाँ का अभी जो है फीता काटा रेबन से, आराम से बहुत अच्छी बातें हुई और काफ़ी कुछ जो सुधार यहाँ पे देखने को मिला। अगर इस तरीके से मेले अगर 2 से 3 महीने के अंतराल पे लगते रहें जगह जगह ब्लॉकों में, तो हो सकता है आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको विशेष रूप से मिल जाएंगी। अयोध्या में आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में शहीदों के शत शत नमन कार्यक्रम में एनसीसी की 65 यूपी बटालियन के साथ साथ यूपी इंडिपेंडेंट गर्ल्स बटालियन ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वालों को नमन किया। इस अवसर पर शहीदों के 18 परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित चिन्ह भेंट किए गए। लोगों ने शहीदों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को एक बार फिर याद करने का लोगों को अवसर मिला। शहीदों के देखे गए सपनों के लिहाज से नए भारत के निर्माण का विचार और मजबूत होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपने वीरांगनाओं को या वीरों को, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सन 62 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, उन लोगों को हम भूले नहीं हैं। और ये बहुत बड़ा पहल है। आज तक इतने वर्षों की आज़ादी में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा। मैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा। ये कार्यक्रम हो सकता था कि जिला मुख्यालय के तौर पे ज़्यादा बढ़िया होती, पर चूँकि हमारे एनसीसी कैडेट रह चुके हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उन्होंने इसको एनसीसी के थ्रू कराने का सोचा, दायित्व दिया। जो आज हम लोगों को सम्मान मिला है, इसको लेकर के प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों को लिए जो आगे के लिए सोच होगी, आगे पीढ़ी के लिए, वो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री द्वारा ये दिया गया अवार्ड, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं आगे और भी ऐसे कार्यक्रम हो। इस विद्यालय में जो हुआ वो भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं और आगे भी ऐसा प्रोग्राम हो जो इन शहीदों के लिए सब लोग याद करें। अलीगढ़ के जवाहर भवन सभागार में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 2 दिवसीय मेगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, BOCW का पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के बारे में बताया गया। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा जिले के देवधर में 60 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए डेयरी परिसर को देश को किया समर्पित। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। इन परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत आवासीय और कृषि भूमि के सौंपे कागजात। कोविड की चौथी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए शासन ने लखनऊ सहित 7 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश। और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।